गोल्डन बैलगाड़ी। भीखापुर गांव में मोती नाम का एक बैलगाड़ी वाला रहता था। उसके पास हीरा नाम का एक तंदुरुस्त बैल था और उसकी बैलगाड़ी कई लोगों का सामान इधर से उधर ले जाया करती थी। लेकिन गांव में गाड़ियां आ जाने के कारण उसका काम काफी कम हो गया था। अब उसे लोगों से हाथ पैर जोड़कर काम मांगना पड़ता था। साहब, मुझे कुछ काम दे दीजिए, मैं जितनी जल्दी हो सके आपका सामान पहुंचा दिया करूंगा। अरे भाई मोती, मैंने तुमसे कहा ना, बैलगाड़ियों का जमाना चला गया। तुम्हारे पास जब मोटर गाड़ी हो तब आ जाना, मैं तुम्हें काम दे दूंगा। मोती निराश होकर वहां से चला जाता है और अपने बैल को बेचने की ठान लेता है। मेरे प्यारे बैल, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। मेरे साथ रहे तो तुम भूखे मर जाओगे। तुम चले जाओ मुझे छोड़कर, मैं अपना कुछ ना कुछ और गुजारा कर लूँगा। ऐसा कहते हुए मोती और हीरा दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं और आंखों में आंसू लिए मोती अपने बैल हीरा को बेच देता है और उदास मन से घर वापस आ जाता है। वह देखता है उसकी पत्नी उदास मन से दरवाजे पर खड़ी हुई थी। क्या बात है, तुम दरवाजे पर क्यों खड़ी हो? मैं पिंकी को बड़े डॉक्टर के पास लेकर गई थी। उन्होंने कहा है इसे बहुत गंभीर बीमारी है, इसका इलाज करने में 5 लाख रुपए लगेंगे। अच्छा, हे भगवान, तुम हमारी कब तक परीक्षा लेते रहोगे? अगले दिन सुबह दोनों पति पत्नी निराश होकर दरवाजे पर बैठे होते हैं। तभी वो देखते हैं कि उनका बैल हीरा वापस आ गया था। अरे हीरा, तुम वापस कैसे आ गए? और ये तुम्हारे गले में क्या है? वो देखता है हीरा के गले में एक सोने की चेन बंधी हुई थी और उसके साथ एक चिट्ठी भी थी। मोती वो चिट्ठी पढ़ता है। मैं स्वामी सत्यानंद बोल रहा हूँ। तुमने मुझे ही ये बैल बेचा था, लेकिन तुम्हारे बैल ने शेर से लड़कर मेरी जान बचाई है। तुम्हारा बैल बहुत बहादुर है। इससे खुश होकर मैं तुम्हारे बैल को वरदान दे रहा हूँ, जिससे वो बहुत शक्तिशाली हो जाएगा और इसे मैं तुम्हारे पास वापस भेज रहा हूँ। जैसे ही तुम्हारी गाड़ी चलाएगा, तुम्हारी बैलगाड़ी सोने की बन जाएगी और उसमें कई तरह की जादुई शक्तियाँ भी आ जाएंगी। चिट्ठी पढ़कर दोनों पति पत्नी खुश हो जाते हैं और मोती हीरा को बैलगाड़ी में लगाकर अपने मालिक के पास जाता है। मालिक, मेरा बैल अब शक्तिशाली हो गया है। आप एक बार मौका तो दीजिए। देखिए, मैं गाड़ी से पहले सामान पहुंचाऊंगा। जब काम सही हो तभी मुझे पैसे दीजिएगा। कंपनी मालिक को मोती पर दया आ जाती है और जैसे ही उसकी बैलगाड़ी में सामान रखने लगते हैं, उसकी बैलगाड़ी सोने की बन जाती है। सभी लोग हैरान हो जाते हैं और मोती गाड़ियों से पहले ही सामान पहुंचाकर वापस आने लगता है और अब मोती की सोने की बैलगाड़ी पूरे गांव में मशहूर हो जाती है। मोती और उसकी बीवी हर रोज उसकी पूजा करते हैं और हीरा खुश होकर सिर हिलाकर उनका धन्यवाद करता है। जेसीबी रिपेयर वाला। राम सिंह एक मैकेनिकल इंजीनियर था। इंजीनियरिंग के बाद उसने नौकरी ना करके अपने ही गांव में एक छोटी सी वर्कशॉप खोल ली। उस वर्कशॉप में वो जेसीबी और बाकी अर्थ मूवर्स की रिपेयरिंग करता था। जेसीबी में कैसी भी खराबी हो उसे ठीक करना उसका बाएं हाथ का काम था। वो अपने काम को बहुत लगन और ईमानदारी से करता था। सभी लोग उसकी तारीफ करते थे। वाह बे राम सिंह, मैकेनिकल इंजीनियर होने के बाद भी तुम यहाँ पर हाथ काले कर रहे हो और जेसीबी रिपेयर का काम बड़ी ईमानदारी से करते हो। तुम्हारी मेहनत देखकर हम बहुत खुश हुए। थैंक यू सर। अपना काम करने में कैसी शर्म। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ तो क्या हुआ, काम तो काम ही होता है ना सर। तुम्हारे विचार सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आज से मेरी कंपनी की सभी जेसीबी तुम ही रिपेयर करोगे। थैंक यू सर। राम सिंह के पास काम की कमी नहीं थी। उसने अपनी सहायता के लिए अपने वर्कशॉप में 3-4 लड़कों को भी रखा था।
एक साल काम की आपाधापी से थकान मिटाने के लिए राम सिंह अपने परिवार के साथ हिल स्टेशन पर घूमने जा रहा था, लेकिन तभी रास्ते में काफी ट्रैफिक जाम हो गया। राम सिंह ने गाड़ी से उतरकर पूछा, क्या बात है भाई साहब, इतना ट्रैफिक जाम क्यों है? कुछ नहीं भाई साहब, यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बहुत बड़ा लैंडस्लाइड हुआ है और एक मकान उसमें दब गया है। पुलिस और प्रशासन बचाव की कोशिश कर रहा है। उस मकान के अंदर 6 लोग फंसे हुए हैं। राम सिंह गाड़ी से उतरकर पैदल ही आगे देखने के लिए निकल पड़ता है। वहां पर एक जेसीबी बचाव कार्य में लगी हुई थी, लेकिन अचानक सभी लोग परेशान हो जाते हैं। अरे भाई क्या हुआ, जेसीबी क्यों रोक दी? सर लगता है इसमें कोई खराबी आ गई है, मैं देखता हूँ अगर ठीक हो जाए तो। अरे देखो भाई जल्दी करो, मकान में लोग फंसे हुए हैं, उनको बचाना बहुत जरूरी है। दूसरी जेसीबी आने में पता नहीं कितना समय लगे। वहां खड़ा राम सिंह ये बातें सुन रहा होता है। वो देखता है कि जेसीबी का ड्राइवर जेसीबी ठीक नहीं कर पाता। तब राम सिंह उसके पास जाता है। भाई जेसीबी में क्या हुआ? एक पुलिस वाला राम सिंह से कहता है, अरे साहब आप जाइए यहाँ से, इसे अपना काम करने दीजिए। राम सिंह हंसकर पुलिस वाले से कहता है, देखिए सर मैं एक मैकेनिक हूँ, मैं आपकी जेसीबी ठीक कर सकता हूँ। यह बात सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। राम सिंह 10 ही मिनट में जेसीबी ठीक कर देता है और दोबारा से बचाव कार्य शुरू हो जाता है और जेसीबी समय पर मलबा हटाकर मकान में फंसे लोगों को बचा लेती है। जेसीबी देखते ही देखते सारा मलबा साफ कर देती है। सभी लोग राम सिंह का धन्यवाद करते हैं। अरे नहीं सर, धन्यवाद की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। और सड़क खुलते ही राम सिंह अपनी छुट्टी बनाने हिल स्टेशन की ओर निकल पड़ता है। सभी लोग तालियां बजाकर राम सिंह को अलविदा कहते हैं। ऑटो और ट्रैक्टर वाले की लड़ाई। गुरदासपुर गांव में हैप्पी नाम का एक ट्रैक्टर वाला रहता था। वो अपने नाम की तरह हमेशा खुश रहता था और उसी गांव में दारा नाम का एक बदमाश भी रहता था। उसके बहुत सारे ऑटो थे। सभी ऑटो वाले उससे डरते थे। वो सभी पर अपनी धौंस जमाता था। आए दिन लोगों से पैसे वसूलता रहता था। एक दिन गांव में मेला लगा हुआ था, तभी वहां पुलिस आ गई। बंद करो ये मेला, किसकी परमिशन से तुमने मेला लगाया है यहाँ पे? क्या तुमने सरकार से परमिशन ली है? तभी वहां दारा आ गया। क्यों भाई क्या बात है, पुलिस में हो तो लोगों पर धौंस आजमा रहे हो? हिम्मत है तो हमसे बात करो। अरे कुछ नहीं दारा भाई, मैं तो सिर्फ मेला बंद करने की बात कर रहा था, क्योंकि ये बिना परमिशन के है, गैर कानूनी है। अरे गैर कानूनी होगा तुम्हारे लिए, मेला तो बंद नहीं होगा। हिम्मत है तो रोक के दिखाओ। पुलिस वाला वहां से डरकर चला जाता है। दारा इधर उधर देखता है। उसे देखकर डर के मारे सभी लोग तालियां बजाने लगते हैं। अब दारा का घमंड और भी बढ़ जाता है। जब वो मेले से बाहर निकलता है तो वो देखता है कि उसके ऑटो के पास एक आदमी सहारा लेकर खड़ा था। अबे ओए कौन है तू मेरे ऑटो से सहारा लेकर क्यों खड़ा है? जानता नहीं किसका ऑटो है ये? जी भाई साहब माफ कर दीजिए, गलती हो गई। लेकिन दारा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उसने उस लड़के को थप्पड़ मार दिया। वो लड़का और कोई नहीं, हैप्पी का दोस्त था। तभी हैप्पी वहां आ जाता है। अरे भाई साहब आपने इसे थप्पड़ क्यों मारा? ये आपके ऑटो के पास खड़ा ही था ना, लेकर भाग तो नहीं रहा था? अच्छा मुझे कानून सिखाता है, तूने भी मार खानी है क्या? हैप्पी समझ गया कि अब इसे सबक सिखाना ही पड़ेगा और इसका घमंड तोड़ना ही पड़ेगा। हैप्पी ने दारा से कहा, भाई साहब थप्पड़ों से कुछ नहीं होता। आपकी गाड़ी को इसने हाथ लगाया तो चलिए गाड़ियों में ही मामला निपटाते हैं। आप मेरी गाड़ी और अपनी गाड़ी की लड़ाई कराइए। एक रस्सा बांधकर खींचते हैं, जिसने जिसकी गाड़ी को खींच लिया वो जीत जाएगा और जो हारेगा वो दूसरे के मुंह पर कालख लगाएगा। और अगर आप जीत गए तो आप जितने चाहे मुझे थप्पड़ मार लेना। दारा घमंड में इतना चूर था कि वो भूल ही गया कि हैप्पी के पास तो ट्रैक्टर है और उसके पास ऑटो। दोनों की गाड़ियों को मुकाबले के लिए मैदान में लाया गया। बीच में लाकर दोनों की गाड़ियों को एक रस्से से बांध दिया गया। मुकाबला देखने के लिए वहां भीड़ इकट्ठी हो गई।
दारा ने अपने सभी ऑटो एक साथ जोड़ लिए और ट्रैक्टर को खींचने की बहुत कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर टस से मस नहीं हुआ। और तभी हैप्पी ने अपने ट्रैक्टर से दारा के सभी ऑटो को खींच लिया। दारा के सभी ऑटो पलट गए और उसे चोट भी लगी। हैप्पी ने ट्रैक्टर से उतरकर दारा को उठाया और उससे कहा, भाई साहब, लड़ाई झगड़े में कुछ नहीं रखा, अभी भी वक्त है, संभल जाइए, इतना घमंड अच्छा नहीं होता। ऑटो वाले दारा और ट्रैक्टर वाले हैप्पी की लड़ाई में जीत हैप्पी की हुई। दारा को अब समझ आ चुका था और उसका सारा घमंड टूट चुका था। हेलीकॉप्टर रिपेयर वाला। मुंशी राम एक एरोनॉटिकल इंजीनियर था। वो एक बड़ी कंपनी में हेलीकॉप्टर रिपेयर का काम देखता था। हेलीकॉप्टर रिपेयर की पूरी वर्कशॉप वही संभालता था। वो काम करने में बहुत माहिर था। पूरी कंपनी वाले उसके काम की तारीफ करते थे। हेलीकॉप्टर में कोई भी कमी हो वो उसे ठीक कर देता था। हेलीकॉप्टर्स के सभी पायलट भी मुंशी राम की तारीफ करते थे। वाह मुंशी राम भाई, तुम्हारे जैसे हेलीकॉप्टर रिपेयर करने वाला हमने कोई नहीं देखा। ये हेलीकॉप्टर तो उड़ भी नहीं सकता था, लेकिन आपने इसे उड़ने काबिल बना दिया। थैंक यू सर, ये तो मेरा काम है। लेकिन मुंशी राम के अंदर एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बहुत आलसी था। वो आज का काम कल पर टाल देता था। एक दिन एक हेलीकॉप्टर रिपेयर होने के लिए उसके हैंगर में आता है। देखो मुंशी राम, इस हेलीकॉप्टर को रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बचाव कार्यों के लिए यही हेलीकॉप्टर इस्तेमाल होता है। ठीक है सर, कर दूंगा, आप क्यों फिक्र करते हैं। लेकिन आदत अनुसार मुंशीराम उस रिपेयर को कल के लिए टाल देता है और अपने घर चला जाता है। घर आते ही मुंशीराम का बेटा उससे कहता है, पापा पापा, कल हम पिकनिक पे जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हो बेटा। पापा पापा, हम पहाड़ी वाली झील पर जा रहे हैं, सुना है वो बहुत ही सुंदर इलाका है। हाँ बेटा, सुना तो मैंने भी है, लेकिन ध्यान रखना। अगले दिन सुबह मुंशीराम का बेटा अपने स्कूल के साथ पिकनिक पर चला जाता है और मुंशीराम आदत अनुसार देर से काम पर पहुंचता है। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तो वहां पर देखता है कि काफी अफरा तफरी मची हुई थी। अरे क्या हो गया भाई, सब लोग इतना भाग दौड़ क्यों कर रहे हैं। अरे मुंशीराम जी, आपको नहीं पता, पहाड़ी वाली झील के पास कुछ बच्चे झील में फंस गए हैं। वहाँ बहुत तेज तूफान आया है। ऑपरेशंस इंचार्ज आए थे हेलीकॉप्टर के लिए पूछने, लेकिन आपने तो इसे ठीक ही नहीं किया। अब बचाव कैसे होगा। ये बात सुनते ही मुंशीराम के पैरों तले जमीन निकल जाती है। अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत ही 1 घंटे में हेलीकॉप्टर ठीक कर देता है। पायलट हेलीकॉप्टर ले जाकर बचाव करते हैं और सभी बच्चों को बचा लिया जाता है। ऑपरेशंस इंचार्ज मुंशीराम से कहते हैं, देखा मुंशीराम, आज तुम्हारे आलस की वजह से तुम्हारे बेटे की जिंदगी खतरे में पड़ गई थी। मुंशीराम को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो कभी काम में आलस न करने की कसम खाता है। Please subscribe.